हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जनरल स्टडी एक्सप्रेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट, जहां हमने डिस्कस किया था संविधान के निर्माण के बारे में, संविधान की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, आज इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था का सेकंड पार्ट देखेंगे, जहां हम डिस्कस करेंगे संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, मतलब प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है, प्रस्तावना के तत्व क्या है, प्रस्तावना में जो मुख्य शब्द यूज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अखंडता, इन सब शब्दों का मतलब क्या है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। संविधान की प्रस्तावना कह लें, इसे कुछ लोग संविधान का सार कहते हैं, कुछ लोग संविधान की कुंजी कहते हैं, या आखिर है क्या। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी। ठीक है, जिसे संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया था। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा है। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। ठीक है, उसी को आधार मानकर संविधान सभा ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखा है। ठीक है, इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा पहली बार संशोधन किया गया। ठीक है, और समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, इन सारे शब्द के अर्थ क्या है, ये संशोधन क्यों हुए, कैसे हुए, ये सब हम आगे विस्तार से देखेंगे। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं संविधान के प्रस्तावना की विषय वस्तु। ठीक है, अगर हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना की विषय वस्तु की बात करें तो एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स आपने पढ़ी होंगी, उनके पहले पेज में आपको एक ऐसा डायग्राम देखने को मिलता है। ठीक है, जहां पर लिखा होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईसा, ठीक है, को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो है, ये हमारा है प्रस्तावना। ठीक है, और जो ये आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, ये संशोधन के पहले का है, क्योंकि इसमें आप ना तो धर्मनिरपेक्षता शब्द देख रहे होंगे, ना ही समाजवादी शब्द, ना ही अखंडता। ठीक है, 1976 में जब प्रस्तावना में संशोधन किया गया तो 3 शब्द जोड़े गए थे, और वो 3 शब्द थे हमारे समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा अखंडता। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें तो क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप अगर देखेंगे तो आपको 3 नए वर्ड मिलेंगे अगर आप पिछले वाले से कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, पहला है हमारा समाजवादी, दूसरा है
पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। ठीक है, इन सारे शब्दों का मतलब हम विस्तार से आगे देखेंगे। ठीक है, अब अगर हम प्रस्तावना के तत्व की बात करें, ठीक है, तो इस दिए हुए प्रस्तावना से हमें चार चीजों का पता चलता है, चार बातों का हमें पता चलता है। ठीक है, पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत। ठीक है, संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारी प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग, ठीक है, मतलब संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। ठीक है, तो संविधान के अधिकार का स्रोत कौन है? भारत के लोग। ठीक है, दूसरी बात जो हमें पता चलती है वो ये है कि भारत की प्रकृति कैसी है। ठीक है, प्रस्तावना अगर आप पढ़ेंगे तो ये समझ में आता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब संप्रभु, सुवेरियन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, तो भारत की प्रकृति कैसी है? भारत की प्रकृति है संप्रभु, सुवेरियन स्टेट है। ठीक है, मतलब अब यह हमारा जो देश है वो किसी का डोमिनियन नहीं है, उपनिवेश नहीं है। ठीक है, वो स्वतंत्र है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक, ठीक है, मतलब यहाँ पर राजशाही नहीं है। वह गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, तीसरी बात जो हमें पता चलती है वो यह है कि संविधान के उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो प्रस्तावना के अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व। ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। और चौथी जो चीज है वो ये है कि संविधान लागू होने की तिथि। हमारा जो संविधान है प्रस्तावना के अनुसार 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ठीक है, मतलब एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, तो प्रस्तावना से हमें चार चीजों का पता चलता है। वो कौन कौन सी है? पहली है संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, भारत की प्रकृति कैसी है, संविधान के उद्देश्य क्या है और संविधान लागू होने की तिथि क्या है। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रस्तावना में जितने भी मुख्य शब्द यूज हुए हैं, आइए उनको डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, पहला जो शब्द है वो है संप्रभुता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संप्रभुता मतलब सुवेरियन। ठीक है, संप्रभु शब्द का अर्थ है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, मतलब उपनिवेश है। जैसे कि आजादी के पहले कुछ साल तक, 2 साल तक, मतलब संविधान सभा के गठन के बाद से जब तक संविधान को एक्सेप्ट नहीं कर लिया गया था, उस ड्यूरेशन में जो भारत था वो ब्रिटेन का उपनिवेश था। ठीक है, उसके पहले तो हम गुलाम थे। तो उस बीच में क्या था? भारत ब्रिटिश का डोमिनियन स्टेट था। ठीक है, तो संप्रभु शब्द का अर्थ यही है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों का निपटारा करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, और दूसरी मेन बात, एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी भी हिस्से से दावा छोड़ सकता है। ठीक है, संप्रभुता के बाद आता है समाजवादी। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। उन्हीं में से एक है समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या होता है? भारत की बात अगर हम करें या भारतीय समाजवाद की बात करें तो भारतीय समाजवाद जो है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि राज्य आश्रित साम्यवाद। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब है कि यहां पर उत्पादन और
मतलब यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। ठीक है, अगर हम राज्य आश्रित समाजवाद की बात करें या साम्यवादी समाजवाद भी जिसे कहा जाता है, उसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है, जैसे कि चीन में। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सरकार के हाथ में होंगे। ठीक है, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जहां पर सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद है। ठीक है, तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है और लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारतीय समाजवाद जो है वह मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, इसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का शब्द स्पष्ट है कि भारतीय संविधान किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है। ठीक है, मतलब हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। ठीक है, ये होता है धर्मनिरपेक्षता। इसके बाद आता है लोकतांत्रिक। ठीक है, अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष की बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में चार मुख्य टूल्स आप कह सकते हो। ठीक है, पहला है रेफरेंडम। ठीक है, दूसरा है पहल, इनिशिएटिव, तीसरा है प्रत्याशी को वापस बुलाना। ठीक है, यानी कि रिकॉल करना, और चौथा है जनमत संग्रह। ठीक है, और अगर हम दूसरी ओर बात करें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं, जैसे कि भारत में। ठीक है, तो भारत में क्या है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, इसके बाद आता है गणतंत्र। अब अगर हम लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को दो भागों में बांटें तो एक होगी हमारी राजशाही। ठीक है, जिसमें राजा या रानी जो है वो सर्वोच्च होंगे, जैसे ब्रिटेन में, और दूसरा होगा गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र में राज्य प्रमुख या तो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा निश्चित समय के लिए, या फिर इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। ठीक है, तो जो भारत का जो वो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यही है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आएगा और उसका एक निर्धारित कार्यकाल होगा। ठीक है, इसके बाद है न्याय। प्रस्तावना में न्याय तीन अलग अलग रूपों में है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है और राजनैतिक भी है। ठीक है, और इन तीनों की सुरक्षा मूल अधिकार व नीति निदेशक सिद्धांतों के विभिन्न अनुच्छेदों के द्वारा की गई है। ठीक है, अगर अब हम सामाजिक न्याय की बात करें तो सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। ठीक है, मतलब यही है कि समाज में किसी भी विशेष वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति। ठीक है, और SC, ST, OBC तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार। ठीक है, ये हुआ हमारा सामाजिक न्याय। अब अगर हम आर्थिक न्याय की बात करें तो आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी की संपत्ति ज्यादा है तो उसको चोरी करने में कम सजा का प्रावधान हो। ठीक है, या बिल्कुल सजा का प्रावधान नहीं हो, सिर्फ जुर्माना देके छोड़ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सबके लिए कानून बराबर है। ठीक है, तो आर्थिक न्याय का मतलब यही है। राजनीतिक न्याय का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम बात करें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय या फिर राजनीतिक न्याय की, तो ये तीनों तत्व 1917 के रूसी क्रांति से लिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है
लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के मन में जो आएगा वो वही करेंगे, है ना, ऐसा नहीं। संविधान के दायरे में रहकर, ठीक है, हर व्यक्ति को संविधान में लिखी हुई सीमाओं के भीतर ही अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है, अपने धर्म की उपासना करने की आजादी, स्वतंत्रता, समानता, नौकरी में आजादी, ठीक है, तो ये जो है ये सब स्वतंत्रता है। ठीक है, और स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व ये लिए गए हैं हमारे फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, इसके बाद आता है समता या समानता। समता का अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार का न होना। ठीक है, और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध नियम या कानून। ठीक है, अगर हम समानता के अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार में जैसे कि कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष, ठीक है, धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर निषेध, ठीक है, उपाधियों का अंत, नौकरी के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो सब किसके अंदर आती हैं? समता के अंदर। ठीक है, तो मूल अधिकार हो, हमारे नीति निर्देशक तत्व हो या फिर मौलिक कर्तव्य हो। ठीक है, ये सब हमें हमारे इन सारे अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए नियम या कानून बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बंधुत्व। ठीक है, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना। ठीक है, मतलब हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करेगा, आपस में मिलजुल के रहेंगे। ठीक है, और इसका सबसे इसीलिए भारत में या हमारे संविधान ने एकल नागरिकता दी है। एकल नागरिकता का मतलब चाहे कोई यूपी का हो, बिहार का हो, बंगाल का हो, सबकी नागरिकता एक है, सब भारतीय है। ठीक है, तो जो एकल नागरिकता संविधान ने दी है वो इसीलिए कि भाईचारे की भावना प्रोत्साहित होती रहे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अखंडता की, तो देश की एकता और अखंडता में जो राष्ट्रीय अखंडता शब्द जोड़ा गया, इसके दो आयाम हैं, मनोवैज्ञानिक भी हैं और बाउंड्री से रिलेटेड भी हैं, मतलब सीमाई भी हैं। ठीक है, अगर आगे हम देखेंगे, अभी हमारा अनुच्छेद 1 कहता है कि जो भारत है वह राज्यों का संघ है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने आप को कभी भी संघ से अलग कर सके। ठीक है, ठीक है, राज्यों के संघ से अभिप्राय यही है कि राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने आप को भारत के संघ से या भारत राष्ट्र से अलग कर सके। ठीक है, इसलिए अखंडता शब्द जो है हमारे, ठीक है, इसके बाद आता है एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले बेरूबाड़ी संघ मामला 1960, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, परंतु 1973 के केशवानंद भारती मामले में संविधान ने अपने इस फैसले को पलट दिया और ये कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, सेम चीज को सुप्रीम कोर्ट ने LIC ऑफ इंडिया मामले 1993 में भी रिपीट किया और यही कहा कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का आंतरिक भाग है। ठीक है, तो अगर हम आज की स्थिति की बात करें तो जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का अभिन्न भाग है। इसके बाद एक क्वेश्चन उठता है हमेशा प्रस्तावना को लेकर कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं? जी हाँ, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, पहली बार ये मामला सेम 1973 में आया था केशवानंद भारती मामले में। ठीक है, और न्यायालय ने इसके पहले भी बेरूबाड़ी संघ का जो मामला आया था 1960 में, तो यही निर्देश दिया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है लेकिन बिना संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्रस्तावना में जो चीजें बताई गई हैं
अगर हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करें, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा की बात करें, एकता या अखंडता की बात करें, बंधुत्व की बात करें, ठीक है, जो भी चीजें बताई गई हैं उनके मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, और अब तक केवल एक बार 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया था प्रस्तावना में, और 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा अखंडता। ठीक है, तो प्रस्तावना को लेकर 2 मुख्य तथ्य हैं। पहला यही है कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला। ठीक है, प्रस्तावना कोई स्रोत नहीं है, ये हमारा एक सार है। एक, अगर हम कहें, जब संविधान जो बना रहे थे उनका एक दीर्घकालिक सपना जिसे हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो भारत होगा या जिस तरह के कानून बनाए जाएंगे तो उनमें इन आदर्शों का पालन किया जाएगा। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज, यह गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक मतलब इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, कोई प्रस्तावना को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको संविधान की प्रस्तावना, उसके मुख्य तत्व, स्रोत, हर शब्द का मतलब, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपके कोई डाउट है अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाले और वीडियोस के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए